नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश गारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड की फर्स्ट यूनिट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में हमने डिस्कस किया था। अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या होता है और एनएमआर सक्रिय नाभिक से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। एनएमआर स्पेक्ट्रा का सिद्धांत हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि किस तरह से नाभिकीय चक्रण अवस्थाएँ प्राप्त होती है। नाभिकीय चक्रण अवस्थाएँ अल्फा स्पिन स्टेट, बीटा स्पिन स्टेट प्रोटॉन के लिए किस तरह से प्राप्त होती है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हमने देखा था कि अल्फा स्पिन स्टेट की एनर्जी कम होती है, बीटा स्पिन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, जिस कारण से क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल बनते हैं। और क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के एनर्जी गैप को मैच करने वाला रेडियो विकिरण जब सैंपल के ऊपर आपतित किया जाता है तो अल्फा स्पिन स्टेट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बीटा स्पिन स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है और हमें स्पेक्ट्रल पीक प्राप्त होती है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव जैसे कि हमने देखा था कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं, ये द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिरोध करते हैं, और इस कारण से जो नाभिक है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से परिरक्षित हो जाता है, शील्ड हो जाता है, और हमको उच्च क्षेत्र के अंदर सिग्नल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमने देखा था विपरिरक्षण प्रभाव, जिसमें हमने देखा था कि जो द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र है वो रीइंफोर्स कर रहा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को, इस कारण से नाभिक पर अधिक चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है और एनएमआर सिग्नल निम्न क्षेत्र की ओर डाउनफील्ड क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो इसको हमने बेंजीन रिंग के विषमदेशिक प्रभाव के द्वारा एक्सप्लेन किया था। अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं रासायनिक विस्थापन। हमने देखा परिरक्षण के कारण सिग्नल उच्च क्षेत्र की ओर विस्थापित होता है और विपरिरक्षण के कारण सिग्नल निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित होता है। तो इस प्रकार से सिग्नल का ये जो विस्थापन है अपनी मूल स्थिति से उच्च क्षेत्र की ओर अथवा निम्न क्षेत्र की ओर जो विस्थापन होता है, इसे रासायनिक विस्थापन कहते हैं। रासायनिक विस्थापन एक रिलेटिव टर्म है, सापेक्ष टर्म है, अर्थात ये किसी के सापेक्ष ज्ञात की जाती है। एनएमआर के अंदर टीएमएस के सापेक्ष रासायनिक विस्थापन को ज्ञात किया जाता है। टीएमएस यानी टेट्रा मिथाइल सिलेन। टेट्रा मिथाइल सिलेन यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पर सिलिकॉन के साथ में 4 मिथाइल ग्रुप अटैच रहते हैं। ये टेट्रा मिथाइल सिलेन इंटरनल रेफरेंस आंतरिक संदर्भ यौगिक के रूप में एनएमआर सैंपल के साथ में मिलाया जाता है। जिसका हम सैंपल ले रहे हैं उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है और सॉल्यूशन के अंदर टीएमएस को मिलाया जाता है और स्पेक्ट्रा टीएमएस के सापेक्ष स्पेक्ट्रल पीक जो है उसकी स्टडी की जाती है। तो इसमें टीएमएस को इंटरनल रेफरेंस में क्यों काम में लिया, क्या कारण है कि टीएमएस को हम इंटरनल रेफरेंस के रूप में काम में लेते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण ये है, टेट्रा मिथाइल सिलेन के अंदर कुल 12 तुल्य प्रोटॉन पाए जाते हैं। तुल्य प्रोटॉन क्या होते हैं उसको हम आगे की क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसमें 12 तुल्य प्रोटॉन, 12 एक जैसे प्रोटॉन यहाँ पर है। इस कारण से जो एनएमआर के सिग्नल है वो उसकी पीक तीक्ष्ण आती है और थोड़ा सा टीएमएस भी यदि सूक्ष्म मात्रा में भी यदि लिया जाए तो ऑब्जर्वेबल पीक जो है हमें प्राप्त होती है। इस कारण से टीएमएस को हम एज ए रेफरेंस, इंटरनल रेफरेंस हम यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा टीएमएस के सभी 12 प्रोटॉन उच्च परिरक्षित होते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सिलिकॉन है इसकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की तरफ ज़्यादा विस्थापित रहते हैं। इस कारण से प्रोटॉन की वेसिनिटी में इलेक्ट्रॉन घनत्व, सिग्मा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा नाभिक का परिरक्षण करते हैं, जिस कारण से सिग्नल जो है वो बहुत ज़्यादा उच्च क्षेत्र के अंदर प्राप्त होता है। इस कारण से भी
TMS को इंटरनल रेफरेंस के रूप में यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन की विद्युत ऋणता के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा TMS जो है वो एक अक्रिय यौगिक है। अक्रिय यौगिक होने के कारण जिस सैंपल के साथ आप इसको ऐड करते हो, मिलाते हो, उस सैंपल के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता, सॉल्वेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। इस कारण से भी TMS को इंटरनल रेफरेंस के रूप में एक अच्छे रेफरेंस संदर्भ यौगिक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। TMS वाष्पशील होता है। हम जब किसी सैंपल का स्पेक्ट्रा लेते हैं तो हमें सैंपल की रिकवरी करनी होती है, सैंपल को हमें पुनः प्राप्त करना होता है, और TMS जो है वो वाष्पशील होने के कारण स्वतः ही आपके सैंपल से पृथक हो जाता है। इस कारण से भी TMS को हम यूज़ में लेते हैं। तो ये सभी कारण जो है, इस कारणों से हम TMS को इंटरनल रेफरेंस के रूप में यूज़ में लेते हैं। अब रासायनिक विस्थापन जो है उसको दो पैमानों के द्वारा, दो स्केल के द्वारा मापा जाता है। इसके अंदर एक स्केल डेल्टा स्केल कहलाती है और दूसरी स्केल टाउ स्केल कहलाती है। डेल्टा स्केल और टाउ स्केल में दोनों में एक मेजर डिफरेंस जो रहता है वो TMS की पोजीशन का रहता है। TMS को यदि स्वेच्छा से शून्य मान दिया जाता है तो जो NMR स्पेक्ट्रल स्केल है उसको डेल्टा स्केल कहा जाता है, और यदि TMS के मान को या TMS के सिग्नल की स्थिति को स्वेच्छा से यदि 10 मान दे दिया जाता है तो NMR स्पेक्ट्रल स्केल जो है उसे टाउ स्केल कहते हैं। तो इस प्रकार से डेल्टा और टाउ स्केल जो है उनको हम डिफरेंशिएट या डिफ़ाइन कर सकते हैं। डेल्टा स्केल को मापने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे दिया गया है, नू S माइनस नू TMS इन हर्ट्ज अपॉन नू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इसमें नू S जो है वो सैंपल की एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी है। सैंपल किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर रेडियो विकिरणों का एब्जॉर्प्शन कर रहा है उस फ्रिक्वेंसी को नू S के द्वारा डिनोट किया जाता है। नू TMS की एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी को डिनोट करता है। ये दोनों ही हर्ट्ज में मापी जाती है। जबकि नू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फिक्स फ्रिक्वेंसी है जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर हम NMR स्पेक्ट्रल स्टडी कर रहे हैं, यानी कि ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फ्रिक्वेंसी है जिसके ऊपर हम NMR डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। इसको मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट या डेल्टा आएगा वो मेज़रेबल नहीं होगा, क्योंकि 10⁶ जो है वो नीचे है, इस कारण से वो मेज़रेबल नहीं होगा। इस कंडीशन के अंदर इसको मेज़रेबल करने के लिए हम पूरे रिज़ल्ट को, डेल्टा का जो मान प्राप्त होता है उसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10⁶ से मल्टीप्लाई करने के कारण हमारा जो डेल्टा है वो 1 ppm स्केल के अंदर हमको प्राप्त होता है, पार्ट पर मिलियन के अंदर प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम डेल्टा और टाउ स्केल की सहायता से रासायनिक विस्थापन का अध्ययन कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं रासायनिक विस्थापन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किस तरह से रासायनिक विस्थापन प्रभावित होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जिसके कारण रासायनिक विस्थापन प्रभावित होता है वो है प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव, जैसा कि आपको पता है कि कार्बन की श्रृंखला से यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी या इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह जुड़ा होता है, अट्रैक्टिंग ग्रुप यदि है या रिपल्सिव ग्रुप यदि कार्बन श्रृंखला के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन की श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन करता है। ये घटना प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाती है। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किस तरह से NMR सिग्नल की स्थिति को या रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करता है, इसको हमको डिस्कस करना है। जैसे यदि किसी कार्बन की श्रृंखला के साथ में विद्युत ऋणित या -I समूह जुड़ा हुआ है जो कार्बन की श्रृंखला से इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन अपनी ओर करता है, खींचता है इलेक्ट्रॉनों को। ये समूह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। इस कारण से प्रोटॉन की वेसिनिटी से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन घनत्व यदि कम हो जाता है तो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। इस कारण से शील्डिंग जो है वो कम हो जाएगी। शील्डिंग का कम होना
परिरक्षण का कम होना विपरिरक्षण कहलाता है। तो विपरिरक्षण के कारण जैसा कि हमें पता है कि सिग्नल डाउनफील्ड चला जाता है, निम्न क्षेत्र की ओर चला जाता है, तो यहाँ पे आपको डाउनफील्ड शिफ्टिंग -I ग्रुप के द्वारा देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन की विदीर्णता सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन की। तो फ्लोरीन और क्लोरीन यदि किसी कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़े होते हैं, जैसे एल्काइल क्लोराइड की हम बात करें, तो उस कंडीशन के अंदर एल्केन की तुलना में एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड के जो NMR सिग्नल प्राप्त होते हैं वो निम्न क्षेत्र के अंदर प्राप्त होंगे। जैसे CH3 मिथाइल फ्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड में यदि हम कंपेयर करें तो डाउनफील्ड शिफ्टिंग या NMR सिग्नल की निम्न क्षेत्र के अंदर विस्थापन हमें फ्लोरोमेथेन के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लोरीन की विदीर्णता उच्च है जो कि विपरिरक्षण प्रभाव को इंड्यूस करेगी। इस कारण से आपका सिग्नल जो है वो निम्न क्षेत्र की ओर कंपैरेटिव प्राप्त होगा। इसी तरह से हम देखेंगे कि मैथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड में मिथाइल प्रोटोनों का सिग्नल की पोजीशन को यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि जो मैथिल क्लोराइड के अंदर मिथाइल प्रोटोनों का सिग्नल निम्न क्षेत्र की ओर प्राप्त होगा, जबकि एथाइल क्लोराइड में मिथाइल प्रोटोनों का सिग्नल उच्च क्षेत्र में प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि मैथिल क्लोराइड में मिथाइल प्रोटोन सीधे उस कार्बन से जुड़े हैं जो सीधा क्लोरो समूह या विद्युत ऋणी समूह के साथ में जुड़ा हुआ है, जबकि इथाइल क्लोराइड के अंदर यदि हम बात करें तो मिथाइल प्रोटोन जो है एक कार्बन दूर है। एक कार्बन दूर होने के कारण इंडक्टिव इफेक्ट वीक हो जाएगा और आपको विपरिरक्षण प्रभाव तो मिलेगा, लेकिन वो कंपैरेटिवली कम होगा। इस कारण से आपको जो है मैथिल क्लोराइड में मिथाइल प्रोटोनों का सिग्नल निम्न क्षेत्र की ओर प्राप्त होगा। अब कार्बन की संकृत अवस्था, आप जानते हैं कि कार्बन की जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर यदि हम बात करें तो हम 3 तरह के संकरण की बात करते हैं, sp2, sp3 एंड sp। अब sp, sp2, sp3 इन सब के अंदर यदि हम देखें तो नंबर ऑफ s परसेंटेज यदि हम देखें तो s परसेंटेज सभी के अंदर डिफर कर रहे हैं। sp के अंदर 50% s कैरेक्टर है, जबकि sp2 के अंदर 33.3% s कैरेक्टर है, जबकि sp3 के अंदर 25% आपको s कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। s कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ते हैं कार्बन की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। इसका रीज़न क्या है? s ऑर्बिटल जो है वो नाभिक के बहुत नज़दीक होता है, इस कारण से वो इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसी s कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कार्बन की विदीर्णता जो है उसी रेफरेंस में बढ़ती जाएगी। जैसे अगर हम बात करें sp कार्बन जो है उसकी विदीर्णता अधिक है, इस कारण से sp कार्बन से अटैच्ड जो प्रोटोन है वो उसकी वैसिनिटी में सिग्मा इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो कम होगा। इस कारण से आपको सिग्नल जो है वो निम्न क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा। तो हम यदि कंपेयर करें एल्केन और एल्कीन तो ऑब्वियसली एल्कीन का सिग्नल जो है वो डाउन फील्ड आएगा। इसी तरह एल्केन और एल्काइन को यदि हम कंपेयर करें तो एल्काइन का सिग्नल आपको निम्न क्षेत्र के अंदर प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इनके क्रम में यदि अपन देखें तो सबसे ज़्यादा डाउनफील्ड सिग्नल एल्काइन का होना चाहिए, फिर एल्कीन का होना चाहिए और फिर सबसे ज़्यादा अपफील्ड सिग्नल जो है एल्कीन के अंदर प्राप्त होना चाहिए, होता भी है। लेकिन एल्कीन और एल्काइन में यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है, जो क्रम है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि डाउनफील्ड सिग्नल आना चाहिए एल्काइन का, लेकिन आता डाउनफील्ड किसका है? एल्कीन का। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए हमें दूसरा इफेक्ट डिस्कस करना होगा जो कि है विषम देशिक प्रभाव। विषम देशिक प्रभाव के द्वारा हम ये जो एनामलस बिहेवियर है उसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या रीज़न है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि एसिटिलीन का सिग्नल जो है वो एथीन के कंपैरेटिवली आपको क्या मिल रहा है? अपफील्ड मिल रहा है, जबकि
हाइब्रिडाइजेशन की संकल्पना से यदि हम डिस्कस करें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कॉन्सेप्ट से यदि हम एक्सप्लेन करना चाहें, तो ये आपको क्या होना चाहिए, एसिटिलीन का सिग्नल आपको डाउन फील्ड मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो उसको हम आगे के टॉपिक एनाइसोटोपिक इफेक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी